वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी। मेरा वादा है अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो जितने तथ्य मैं आपको बता रहा हूं वो आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाएंगे, क्योंकि क्या पढ़ना है से ज्यादा ये मायने रखता है कि कैसे पढ़ना है। तो आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सन 1826, जी हां 1826 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन। यह व्यक्ति अविभाजित भारत, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों शामिल हैं, उस अविभाजित भारत में पाकिस्तान वाला जो एरिया है, खासतौर से हड़प्पा मोहनजोदड़ो का, उस पूरे ज्योग्राफिकल एरिया पर ये घूम फिर रहा था और इसने वहां कुछ संरचनाएं देखी। जब इसने वो संरचनाएं देखी तो चूंकि पुरातत्व में इस व्यक्ति की रुचि थी, तो इसने सोचा कि यहां अवश्य ही किसी न किसी नई सभ्यता का पता लग सकता है। चार्ल्स मैसन ने ये बात तुरंत अपने उच्चाधिकारियों को बताई, लेकिन किसी भी ब्रिटिश उच्चाधिकारी ने उस समय चार्ल्स मैसन की बात पर ध्यान नहीं दिया। और आखिरकार करीब 23 साल बाद एक अधिकारी था जिसका नाम था कनिंघम, और ये व्यक्ति 1853 में पुरातत्व में रुचि रखने वाला व्यक्ति था और इसने हड़प्पा नामक स्थान का एक सर्वे किया। वो प्रारंभिक सर्वे था, उसमें कनिंघम को ऐसी कोई विशेष चीज नहीं मिली, न ही कनिंघम ने उस समय सोचा था कि यहां किसी नई सभ्यता के बारे में पता चल सकता है। लेकिन फिर भी उसने वो सर्वे किया। उस सर्वे होने के बाद इसने अपनी रिपोर्ट लगाई और फिर उसके बाद कार्य आगे बढ़ा। जब कनिंघम ने 1853 में हड़प्पा का सर्वे किया, उसके 3 साल बाद लाहौर से कराची की एक रेलवे लाइन बिछा रही थी जिसका ठेका बर्टन बंधुओं के पास था। ये बर्टन बंधु, इन्होंने रेल लाइन बिछाने में जो ईंटें इस्तेमाल करी, वो आसपास की जो ईंटें पड़ी हुई थी उन ईंटों का इस्तेमाल इन्होंने उस रेल लाइन को बनाने में कर लिया। बर्टन बंधुओं को उस समय पता नहीं था कि जिन ईंटों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं ये पुरातत्व के महत्व की है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहरहाल वो रेल लाइन बना दी गई और उसी रेल लाइन के बनाने में हड़प्पा की इन ईंटों का इस्तेमाल हुआ। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय गुजरने के साथ साथ कई ऐसे ब्रिटिश अधिकारी भारत में आए जिनकी रुचि पुरातत्व में थी। कनिंघम चूंकि पुरातत्व विज्ञान में बहुत ज्यादा रुचि रखता था, इसलिए इसने 1861 के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। यानी आप कह सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जो जनक है वो अलेक्जेंडर कनिंघम है। समय धीरे धीरे गुजरा, अब तक कोई विशेष प्रगति हुई नहीं। 1826 में पहली बार चार्ल्स मैसन ये देख रहा है कि हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई चीज है और कोई उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है। करीब 23 साल बाद कनिंघम वहां का सर्वे करता है। उसके 3 साल बाद रेलवे लाइन बिछाने में उन ईंटों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि ये कोई एक सभ्यता है। समय धीरे धीरे आगे गुजरता है और भारत में एक नया अधिकारी आता है जिसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ये पुरातत्व विज्ञान में रुचि रखता था क्योंकि ये पुरातत्व के महत्व को समझता था। और जब इसने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो प्रारंभिक फाइल थी या जो पत्र व्यवहार था जो चार्ल्स मैसन ने और कनिंघम ने अपने अपने अधिकारियों के साथ किया था, जब इसने उसको देखा तो उसके बाद इस व्यक्ति ने यानी जॉन मार्शल ने एक भारतीय व्यक्ति को चुना और उनका नाम था दयाराम साहनी। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी से कहा कि आप एक काम कीजिए, हड़प्पा जाइए और वहां का उत्खनन करवाइए और देखिए कि क्या चार्ल्स मैसन या कनिंघम जो सोच रहे थे वो चीजें सत्य भी है या नहीं। तो इस तरह से दयाराम साहनी हड़प्पा पहुंचे और उन्होंने वहां पर उत्खनन कार्य शुरू करवाया। राखालदास बनर्जी ये भी एक प्रसिद्ध भारतीय हस्ती हैं। इन्हें नियुक्त किया गया कि आप मोहनजोदड़ो जाइए और मोहनजोदड़ो के अंदर खुदाई का कार्य कीजिए और ये देखिए कि क्या वहां भी इस तरह की किसी सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जॉन मार्शल वो पहला आदमी है जिसने जमीन पर कार्य करना शुरू किया, जमीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू की और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए ताकि उत्खनन हो सके और उसके बाद में ये पता लग सके कि ये सभ्यता यदि है तो कौन सी सभ्यता है, कितनी पुरानी सभ्यता है और भारतीय संस्कृति पर इसके क्या प्रभाव पड़े थे।
धीरे धीरे समय गुजरा और 1921 में दयाराम साहनी की नियुक्ति, उसके बाद राखाल दास बनर्जी की नियुक्ति और आखिरकार 3 साल बाद 1924 में जॉन मार्शल ने घोषणा कर दी कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता या आप आम भाषा में कह लीजिए हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। जब ये न्यूज ग्लोबल लेवल पर अखबारों के माध्यम से वायरल हुई तो दुनिया के कई देशों ने इसमें रुचि दिखाई। काफी अलग अलग जगह से लोगों ने इस बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया, खास तौर से जो पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार थे। इतिहासकारों का इसमें ये सोचना था कि यदि किसी नई सभ्यता का पता चलता है तो निश्चित तौर पर हमें भारतीय इतिहास के बारे में, खासतौर से प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बहुत नवीन जानकारियां मिलेगी। जब हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग स्थलों की खोज होने लगी, कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हड़प्पा के अंदर स्ट्रक्चर मौजूद थे जो मिले, मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई, जिस तरह जैसे कि उदाहरण के लिए वहां 700 कुएं मिले हैं। तो खोजबीन का कार्य, खुदाई का कार्य धीरे धीरे आगे चलता रहा और बाद में पता चला कि हड़प्पा सभ्यता 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई एक बहुत बड़ी सभ्यता है। आपको पता होना चाहिए कि इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता का उदाहरण है। और ये सभ्यता जिस तरह से फैली हुई है, जब हम इसे ऊपर से देखेंगे, सैटेलाइट व्यू देखेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कि एक त्रिभुज की आकृति हो। इसलिए विद्वानों ने इसे त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई सभ्यता बताया है। ये बहुत बड़ी सभ्यता है, इसमें बहुत सारे नगरों का उल्लेख है और हम अभी 2 वीडियो और बनाएंगे, जिसमें एक में हड़प्पा के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक वीडियो हम लेंगे जिसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी स्थल हैं उनका बहुत रुचिपूर्ण ढंग से लेकिन सार्थक तरीके से स्थापित तथ्यों के साथ और विभिन्न मतों के साथ पूरा विवेचन करेंगे, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको और किसी पुस्तक की जरूरत न रहे। अब हम और आगे बढ़ते हैं। जब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार दिनों दिन बढ़ने लगा, तब यह तय हुआ कि आखिर ये सभ्यता है क्या। तो खोजबीन का काम जब शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि ये कांस्य युगीन सभ्यता कश्मीर में चिनाब नदी, वहां एक स्थल है जिसका नाम है मांडा, वहां से फैली हुई है और वहां से ये आगे चलती है तो महाराष्ट्र तक पहुंच जाती है। और महाराष्ट्र में दाइमाबाद जो प्रवरा नदी के किनारे है, वहां तक इसका विस्तार है। अब आप जरा अपने दिमाग में सोचिए, एक विजन लाइए या विजुलाइज कीजिए, तस्वीर लाइए कि कश्मीर कहां है और महाराष्ट्र कहां है और कितना बड़ा विस्तार इस हड़प्पा सभ्यता का है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये बलूचिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है सुत कांगे डोर, ये दाश्त नदी के किनारे है। वहां से उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली है और यह आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का जो ये हिंडन नदी के किनारे है। तो अब आप थोड़ा सा सोचिए कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना ज्यादा अधिक था। धीरे धीरे जब इसके विभिन्न स्थलों की खोज होने लगी, लोगों में रुचि बढ़ने लगी, अखबारों के माध्यम से लिखा जाने लगा, ब्रिटिश अधिकारियों ने इसमें रुचि ली, तब कार्बन 14 पद्धति से ये पता लगाने की कोशिश की गई कि आखिर ये सभ्यता है कितनी पुरानी। और इसमें काफी अलग अलग मत है। जैसे आप एनसीईआरटी की जो पुरानी किताब है उसको अगर आप देखते हैं तो उन पुरानी किताबों में बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता की जो आयु है, जो उम्र है, वो 2600 से 1900 बीसी तक है। लेकिन नई एनसीईआरटी किताबें हैं वो बताती है कि 2350 से 1750 ये बीसी, ये इसकी बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ये इसकी अवधि है। एक अभिलेख है जिसका नाम है सारगोन अभिलेख। उस सारगोन अभिलेख से अप्रत्यक्ष रूप से हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है और कुछ विद्वानों ने इस सारगोन अभिलेख का प्रयोग हड़प्पा के काल निर्धारण में किया है। अगर हम सारगोन अभिलेख को देखें तो हमें पता चलता है कि 3250 से लेकर 2750 बीसी बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व, ये इसकी काल अवधि है। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ी सभ्यता है, बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है। आपको पता होना चाहिए कि इतिहासकार थे जिनका नाम था पिगट। जब उन्हें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं। ये उनका स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। अब इस वीडियो में हम आगे देखते हैं कि अगर हड़प्पा सभ्यता इतनी विस्तृत क्षेत्र में फैली थी तो आखिर इन्होंने शहरों को बसाने का इनका कोई तो विज्ञान होगा। इनका नगर नियोजन कैसा था?
विद्वानों ने इस चीज पर काफी गौर किया है, पुरातत्व स्थलों का निरीक्षण किया है, वहां से इमारतें निकाली गई है, उन इमारतों को देखा गया है, यहां तक कि इनकी ईंटों का व्यास भी निश्चित था। तो जब हम हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ज्यादातर हड़प्पा के जो स्थल हैं, सारे नहीं ज्यादातर, इसमें दो भाग होते थे। एक भाग कहलाता था पूर्वी भाग और दूसरा भाग कहलाता था पश्चिमी भाग। जो पूर्वी भाग था वो आवासीय रहता था, जहां लोग रहा करते थे, और जो पश्चिमी भाग था ये ऊंचे टीले पर बनाया जाता था, एक किले नुमा। और हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर जो शहर है ये परकोटे से घिरे हुए होते थे। फिर जब हम शहर के अंदर प्रवेश करते हैं तो अंदर प्रवेश करने के बाद हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो शहर है उनकी जो सड़कें बनाई गई है, जो मेन रोड्स हैं, वो सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये एक बहुत बड़ी चीज है सॉरी, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने अंधेरे में ही किसी चीज का निर्माण नहीं कर लिया, उनके पास उनका एक निश्चित विज्ञान था। शहर जो थे वो ग्रिड पैटर्न पर, सड़कें ग्रिड पैटर्न पर, मकान भी उसी पैटर्न पर बने हुए थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका नियोजन पूर्व नियोजित होता था, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आज हम नियोजन करते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि ज्यादातर शहरों में, बल्कि आप ये कह लीजिए कि लोथल के अलावा बाकी सभी हड़प्पा सभ्यता के शहरों में घर का जो मेन गेट होता था वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था। सिर्फ लोथल ही ऐसी जगह है जहां घर का मेन गेट जो है वो मेन सड़क पर खुलता है। अब ऐसा क्यों था, इस बारे में विद्वान आज भी कयास लगा रहे हैं, सोच रहे हैं, और उनके कई इस बारे में विभिन्न मत भी हैं जिनका हम आगे समय आने पर विवेचन भी करेंगे। शहर से जब हम किसी घर विशेष में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ज्यादातर हड़प्पा सभ्यता के जो मकान है उसमें तीन चार कमरे हैं, एक आंगन बना हुआ होता है, किचन की व्यवस्था अलग होती है, ज्यादातर जॉइंट फैमिली रहा करती थी, आंगन की व्यवस्था भी अच्छी थी, शायद वहां पर परिवार के बड़े बूढ़े लोग बैठते थे या बच्चे उस समय खेलते होंगे। हड़प्पा सभ्यता के कुछ मकानों को देखने पर पता चलता है कि कुछ मकान 2 मंजिला हैं, इसका मतलब इन्हें सीढ़ियों का ज्ञान था। सारे मकानों में सीढ़ियां नहीं मिली है। घरों में कुएं जरूर मिले जिससे जलापूर्ति हो जाती थी। जैसे मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो के 700 कुएं हमें प्राप्त हुए। घर के अंदर स्वच्छता को लेकर जिस तरह से इनकी व्यवस्था थी, आप देखेंगे कि नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घर का पानी बाहर मुख्य सड़क की नाली में जाता था और नालियों की व्यवस्था बहुत सटीक थी, बहुत अच्छी तरह से थी। उनका ढाल बहुत अच्छा था कि घर का पानी बाहर चला जाता था, बाहर की नाली में चला जाता था। नालियां जो हैं पक्की ईंटों से बनती थी और जो बाहर की जो मेन नाली होती थी उसमें जगह जगह मैनहोल बने होते थे ताकि, और वो ढका हुआ होता था ताकि उसे हटाकर और नालियों की साफ सफाई की जा सके। तो ये है हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। और इस नगर नियोजन को सोचते हुए आप कल्पना कीजिए कि ये लोग कितने ज्यादा साइंटिफिक टेम्पर वाले रहे होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जिसमें आपको प्रारंभिक जानकारी दे दी गई है। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा, आप अवश्य देखिए। पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे कि इनकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक और धार्मिक स्थिति कैसी थी। पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों के बारे में, अब तक की क्या प्रोग्रेस है, किस तरह से उनका नियोजन हुआ है, किस तरह लोग रहते थे, वो तमाम चीजें हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।